वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, किन मेन पार्ट पर सब पार्ट पर हमें विशेष बल देना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इंटरनल मोटिवेशन के लिए, ताकि और भी हम लोग बेहतर काम कर सके। हालांकि अभी न्यूज़ लेट से आप लोगों को अवेलेबल हो पा रहा है एनालिसिस, क्योंकि पेपर का पीडीएफ जो है वो लेट से आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिया था आप लोगों को ग्रुप में। इस दौरान मैंने आप लोगों के लिए जो यूपीएससी और सीएससी का जो स्टेट पीसीएस का क्लासेस जो पॉलिटी का चल रहा उस पर एक टॉपिक आज मौलिक अधिकार के संदर्भ में चर्चा किया हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सी चीज़ें आपको नवीन आयाम सीखने को मिलेगा उस वीडियो में, कि मौलिक अधिकार कितना सशक्त क्यों है, यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार आप लोगों को डेली दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ चर्चाएँ रहती हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कुछ देर में वो भी अपलोड हो जाएगा, साथ ही में जैसे ही दैनिक जागरण जाएगा उसके साथ वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लिमिटेड समय दिया गया 31 अक्टूबर का पैक खरीदने का आपको यूपीएससी का क्लासेस का और 68 बीपीएससी का, तो आप लोग बिना समय गंवाए उस पैक को खरीदिए, ताकि आपको सभी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल कराया जा सके। और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश में नहीं देंगे विपक्ष मुक्त, होने नहीं देंगे विपक्ष मुक्त, ऐसे जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष है संभालते ही उन्होंने ये बात कही है और कुछ बातों को रेखांकित किया है। तो यहाँ पर मैं कुछ बात यहाँ स्पष्ट करूँगा, कुछ बातें आपको बताऊँगा कि क्या यह युक्ति युक्त रूप से यह क्या सही है या नहीं है, क्या गलत बयान है, क्या चीज़ें, इस पर मैं बातें करूँगा। तो इनके द्वारा जैसे ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके द्वारा लिया जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर, जैसे ही बैठते उनके द्वारा ये बात बोली जाती है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ पार्टी की वैचारिक राजनीतिक लड़ाई के तेवर नरम नहीं पड़ने देने का पार्टी जन को सियासी मंत्र दिया, और राहुल गांधी के डरो मत नारे के लड़ाई के लिए मूल मंत्र का ऐलान करते हुए खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए झूठ, फरेब और नफरत के तंत्र को हम न केवल तोड़कर रहेंगे बल्कि देश में विपक्ष के मुक्त करने के भाजपा संघ के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न किया गया, साथ ही उनके द्वारा बोला गया यह कैसा न्यू इंडिया है। खड़गे ने सवाल उठाया कि यह कैसा न्यू इंडिया है जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को जिप्स के नीचे कुचला जा रहा है, महंगाई पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जनता महंगाई के त्राही त्राही कर रही है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात उठाते हुए खड़गे ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तब यहाँ सवाल है, एक चीज़ और यहाँ पर उभर कर सामने इनके द्वारा किया है, गोडसे को देशभक्त बताया जा रहा है। खड़गे ने बोला कि महात्मा गांधी के देशद्रोही और गोडसे को देशभक्त बताते हुए बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कांग्रेसी जनों को उन सभी नागरिकों को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के सहयोग की अपील की और लोकतंत्र और संविधान के राष्ट्र को सोच मूल तत्व मानते हुए बातें की गई है। तो यहाँ बहुत से प्रश्न इनके द्वारा किए गए, कुछ लाजमी प्रश्न हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित प्रश्न भी कहे जा सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कभी भी किसी सरकार के बारे में कहा जाता है ना, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट को कभी नहीं बोला, वो कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी जनता दल की सरकार रही हो या वर्तमान में आपको जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार है, उसके पॉजिटिव पॉइंट को किसी विपक्ष के द्वारा उठाया ही नहीं जाता, उसके नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट बना के देश में एक राय कायम की जाती ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सके। यह सभी पार्टियों में समान रूप से चली आ रही प्रक्रिया है और यह लोकतंत्र में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। पर यह कह देना कि भारत में विपक्ष को बिल्कुल समाप्त कर देने की मंशा किसी पार्टी विशेष की है,
तो आपातकाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जहां पर पूरी पार्टियों को बोलने का अधिकार, व्यक्ति को बोलने का अधिकार छीन लिया गया था। तो क्या भारत में लोकतंत्र मर गया था? पुनर्जीवित होकर लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं हुए थे? लोग सजग होकर वर्तमान स्थिति को कायम नहीं किए थे। अरे और भी उन्नत होकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां भी रही, इससे विषम स्थिति तो देश में नहीं आ सकती है ना, जहां पर राष्ट्रीय आपात घोषित हो और वहां पर हम अपने अधिकारों को मांग रखने के लिए बहुत से आंदोलन बाद में चलाए, बहुत सी चीज़ों को मॉडिफाई किया गया। वर्तमान में वो जो स्वरूप अभी है देखने को मिल रहा है। तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लोकतंत्र में विपक्ष होगा ही, वो कम हो या अधिक हो, मात्रा उसकी संख्या अधिक हो कम हो। अब किसी मेन पार्टी का संख्या कम हो जाना उसके आंतरिक और उसके नीतिगत फैसलों के कारण हो सकता है। इसका कारक कभी कोई पार्टी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई पार्टी नहीं हो सकता। मान लीजिए कभी हमारे यहाँ नक्सल प्रभावित जो पार्टियां होती थी, नक्सल से प्रभावित विचारधारा को लेकर चलती थी, अर्बन नक्सलवाद जिनको बोला जाता था, पार्टियां चलती थी। बहुत ही विचारधाराएं बंगाल में उसकी देखने को मिला, लगातार लंबे समय तक कार्यकाल उनका देखने को मिला। तो क्या वर्तमान में उस विचारधारा के लोग नहीं हैं? बहुत से लोग हैं, पर राजनीतिक उनकी जो सहभागिता शून्य हो गई है, क्योंकि एक ऐसे विचारधारा को लेकर चल रही थी जो राज्य के नीति निर्माण के संदर्भ में थी ही नहीं, वो किसी अन्य विचारधारा को स्थापित करना चाहती थी। तो क्या यहाँ पर कयास लगाया जा सकता है कि वैसी विचारधारा भाजपा लेकर चल रही है या उसके लोग? पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जनता 2 बार इनको मौका दिया है और अन्य राज्यों में कई दफ़ा मौका मिला है, तो बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाती। देखिए, लोगों के मर्म को समझने की ज़रूरत है। लोग क्या सोचना चाह रहे, क्या समझना चाह रहे, लोग किस रूप से अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते, सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते और लोकतांत्रिक अधिकारों को किस रूप से देखते हैं, यह कांग्रेस को सोचना होगा। यह कभी दाव नहीं लगा कि कोई पार्टी विशेष ऐसी कार्य करेगी जिससे विपक्ष को समाप्त कर। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, अगर कोई पार्टी ऐसी सोच भी रही है, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य पार्टियां ऐसी सोच रही है कि किसी राज्य में या केंद्र के स्तर पर विपक्ष को समाप्त कर दिया जाएगा और एक पार्टी, एक दलीय पार्टी विकसित कर ली जाएगी, तो ये समझिए कि उस पार्टी विशेष की मानसिक अदूरदर्शिता को ही दर्शाता है, क्योंकि उसके भारतीय संदर्भ के मर्म को यह नहीं, संविधान के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। संविधान में ऐसे विकल्प है ही नहीं कि आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ दबाव समूह है, दबाव समूह के संदर्भ में बहुत सी पार्टियाँ क्रिएट होती है। अभी हाल ही में मैंने आप चुनाव आयोग के संदर्भ में कुछ चर्चाएँ की थी, जहाँ पर मान्यता दी जाती है, वहाँ पर 2000 पार्टियों की बात मैंने किया था ना। तो आप समझिए, यहाँ दबाव समूह के रूप में भी बहुत सी पार्टियां जन्म लेती हैं। तो यहाँ पर विपक्ष की बात यहाँ हो ही नहीं सकती है समाप्त होने। हाँ, इसके मात्रा कम हो सकती है। मान लीजिए अभी 100 सीट है किसी पार्टी को, किसी को 30 सीट है, उसके मात्रा कम हो सकती है। तो इसमें आपको और भी नए तरीके से, नए रणनीति के तहत, जैसे अभी कांग्रेस भारत जोड़ो कार्यक्रम चला रही है, उसको बहुत बेहतर तरीके से और भी लाना, लोगों के मर्म को समझना होगा। क्या पूर्ववर्ती जो राजनीति का, जो राजनीतिक लाभ के जो कॉन्सेप्ट है, उसको बदलने की ज़रूरत है। लोगों को सहभागी बनाने की ज़रूरत है उनको पार्टियों में। तो लोगों के मर्म को समझना होगा, राजनीतिकरण के जो स्वरूप है उसको चेंज करना हो। तो जो अब स्वयं सशक्त होंगी पार्टियां और एक अच्छी बहुमत प्राप्त करेंगी। आज हालात ऐसे हैं जो कभी एक तरफा सरकार ये बनाती थी, वर्तमान में केवल 2 राज्यों में सरकार इनकी है। तो इनके आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन की बात यहाँ ज़्यादा दिखती है मेरे नज़रिए से। देखिए, पार्टियाँ कभी भी, कोई भी पार्टी इस रूप में नहीं आ सकती है, इतना सशक्त नहीं हो सकती कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को अंजाम देगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे ये सब नज़रों पर। बस आपको व्यू समझना चाहिए कि हाँ, कोई पार्टी अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे क्या वर्तमान में
जो पक्ष की पार्टी विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। और इसमें देखिए बात यहाँ किया गया है कि रोज़गार, हाँ रोज़गार में काम होना चाहिए। मैं भी आपको प्राथमिकता के केंद्र में बताया पिछले कुछ वीडियो में कि सरकार को प्राथमिकता के केंद्र में रोज़गार को पहला रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है इनके द्वारा। साथ में किसानों को जीप पूछा गया, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, किसी प्रकार का फैसला नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए किसी रूप से। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके बहुत से कारण, उसमें सरकारों को और भी सजग होकर काम करने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष को मिलकर इस पर कोई अंतिम ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, इस पर कैसे काम किया जा सकता है। लोकतंत्र कमज़ोर करने की बात उठाते हुए एक बात इन्होंने बोली, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी एजेंसी, क्या यह पहली बार ऐसा हो रहा है? मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में बताया कि बहुत सी संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम करती है, पर जब किसी पार्टी विशेष के लोगों बाहुबल लोगों के पास कभी छापा मारती हैं तो इसको तुरंत बोल दिया जाता है पपेट के रूप में काम कर रही है केंद्र एजेंसियों पर जब हाल ही में कुछ निजी व्यक्तियों पर इन्होंने छापा मारा तो कोई इन्होंने जवाब या तो किसी तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। तो एजेंसियां काम करती है, केंद्र के अभिमुख होकर ही काम करेगी, क्योंकि इसका गठन और संगठन ऐसे ही क्रिएट किया गया है। और यह बात आप समझिए कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग वर्तमान सरकार ही नहीं करे, पूर्ववर्ती 1947 से लेकर वर्तमान तक की सरकारें करती हैं। हाँ, बस स्तर चेंज हो जाता है, किसी में अधिक किसी में कम स्पष्ट होता है। मान लीजिए लगातार छापा पड़ रहा है इनकम टैक्स का, सीबीआई का, हाँ एक तरफा नज़र हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के संदर्भ में हो रहा है, पर उसका एस्पेक्ट किस रूप से सामने आ रहा है ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर चीज़ें देखिए दोनों है, एक तरफ इसके पक्ष के पॉइंट है, इसके ऊपर नेगेटिव सेंस पॉइंट भी है, तो दोनों को आपको पैरेलल लेकर चलना होगा। और मैंने इस पर वीडियो पहले भी क्लियर किया है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए खगड़े को कहा महात्मा गांधी देशद्रोही, गोडसे के देशभक्त बताने के बाबा साहब संविधान को बदलने वाले जो बातें ये बोल रहे हैं, यहाँ पर विचारधारा की बातें हो रही है। देखिए मैंने कल आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़ाया शाम को इवनिंग में, तो वहाँ पर गोडसे का बात किया मैंने, जो 1991 में जो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख और विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान सुखरों के द्वारा दिया गया था। तो देखिए रूस में बहुत से लोग इसको नेगेटिव इनको देखते हैं, पर इन्हीं व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला विश्व के द्वारा, क्योंकि उसने शीत युद्ध की जैसी स्थिति को समाप्त करने के लिए कदम उठाया, एक डिसीजन लिया। नहीं, यह इस तरह काम नहीं चलेगा, देश में इस प्रकार की हलचलें जो बार बार उठती हैं इससे नहीं होगा, इसके संदर्भ में एक रास्ता अपनाया। तो विचारधारा के लोग दोनों हैं, इनको समर्थन करने वाले, इनको विरोध करने वाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस व्यक्ति का जो कार्य है वो अप्रासंगिक हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में, गांधी इतना बड़ा आदम का व्यक्तित्व है जिसे कोई व्यक्ति विशेष के कार्य विशेष से है ना उसको रोका नहीं जा सकता। अगर गोडसे के विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग हैं, उनकी पर्सनल विचारधारा, अब यहाँ पर देश में नक्सलवाद विचारधारा को माना जाए, जो यह मानता है कि हम हिंसा के बल पर सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और समान व्यवहार को लेकर आएंगे। पर जहाँ पर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर देखा जाता है हिंसा के बल पर लोगों को डराया जाता है, उनके संपत्तियों को हड़पा जाता है, लोगों में बांटा जाता है। तो देखिए ये चीज़ें, कोई भी विचारधारा अपने वैचारिक मत से प्रेरित होती है, उसको कोई विशेष बल रोक नहीं सकता। आप उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत से नियम कानून बने हुए राज्य की एजेंसियां काम करती है। अब ये तो नहीं है कि गांधी जी की विचारधारा है तो सुभाष चंद्र की विचारधारा नहीं है, और सुभाष चंद्र की विचारधारा है तो मान लीजिए भगत सिंह की विचारधारा नहीं है जो किसी प्रकार सोशलिस्ट रिफॉर्म लाना चाहते थे। इसी तरह मदन लाल धिंगरा जी की विचारधारा है जो जाके किसी व्यक्ति विशेष की हत्या कर देते हैं। तो इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए कि किसी प्रकार की विचारधारा में हावी होने की बात हो रही है। यहाँ पर सभी अपने वैचारिक मत को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे आप गांधी परिवार के लोगों को विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह यह भी अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते, तो ये बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए कि नहीं ये विचारधारा इस प्रकार से गलत होगा। गोडसे भी बहुत जगह उनके जीवन को पढ़िए, उनके जीवन में बहुत से ऐसे बातें थी जो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने हिसाब से उन्होंने सही बताया था।
इसी तरह सावरकर के बारे में बातें बोली जाती, तो सावरकर भी बहुत से जगह अपने विचारधारा को रखते हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं कि गांधी के उनके विचार को वो तोड़ रहे हैं। गांधी भी विचारधारा पैरेलल चल रही, बहुत से विचारधारा उसके समांतर कार्य कर रही है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये चीज़ें एकदम नहीं समझिएगा, आपको न्यूट्रल रहना है दोनों। अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए तो आप न्यूट्रल होकर जवाब दीजिएगा। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। बीटी कपास के 2 दशक बाद जीएम फसलों के खेती के रास्ता साफ हो गया है। यह एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन तीनों जगह काम करेगा। और ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट आप इसे अपने जीएस पेपर से टैली कर लीजिएगा। देखिए, हुआ क्या है कि जो देश में बीटी कपास के 2 दशक बाद खाद्य फसल जीएम जेनेटिकल मॉडिफाई, या जिसे जेनेटिक मॉडिफाई भी कहा जाता है, याद रखिए जेनेटिकली मॉडिफाई सरसों की व्यावसायिक खेती विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दे दी है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसमें जो जीएम फसलों को, खाद्य फसलों में आपको उत्पादन के लिए, उसके निर्माण के, उसके फसल उत्पादन के लिए एक मंजूरी की बात की गई थी। उसके संबंध में अपने राय विशेषज्ञ बात करने की बात की गई थी। उसी में यह बातें उभर कर सामने आई है। जहां जीएम सरसों की खेती का रास्ता साफ हो गया। समिति ने अपनी मंजूरी के साथ सरकार को इसकी खेती की अनुमति देने की सिफारिश भी कर दी है। समिति ने इस फैसले से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता होने का मदद मिलेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसका नाम है, पिछले सप्ताह 147वीं बैठक के बाद इसकी सिफारिश की गई। देखिए, इसकी 147 टोटल बैठक की गई। देखिए कितना गहन अध्ययन किया गया होगा, आप इसी असर से समझ सकते हैं। उसके बाद इसने सभी आयामों पर बात किया होगा, पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ों को देखा होगा। इस पर मैं की नोट्स में बात करूंगा अभी। यहाँ पर कृषि और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में से क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। जीईएपी की पहली बार देश में किसी खाद्य जीएम फसल की खेती की अनुमति दी है। पहली बार, पहले कपास है तो यह नगदी फसल हुआ करता है, उस पर दिया गया। यह किसी प्रकार से खाद्य फसल के रूप में उपयोग नहीं होता है। खाद्य फसल उसे कहा जाता है जो हम खाने में यूज करते हैं। तो इसमें पहली बार दिया गया। हालांकि इससे पहले बीटी बैगन पर भी चर्चा हुआ था, जिसे रोक दिया गया। उसको मंजूरी पहले दी गई थी, फिर उससे मंजूरी वापस ले ली गई थी। तो ये सब घटनाक्रम हुए हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देश में विकसित जीएम सरसों की प्रजाति धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसे याद रख लीजिएगा। यह प्रश्न आपसे पीटी ओरिएंट प्रश्न पूछ सकता है, किस फसल को यह मंजूरी दी गई है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके की पॉइंट्स को हम देखते हैं। अब इससे पहले इस कमेटी की सिफारिश ही होती है अंतिम मंजूरी। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति है जेईएसी, इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है और वर्ष 2010 से पहले तक के इस सिफारिशों का अंतिम मंजूरी माना जाता था। लेकिन बाद में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या मंत्री की सहमति लेने के प्रावधान कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जो अभी रहेंगे पर्यावरण मंत्री, उनसे भी मंजूरी अनुमति मिलना चाहिए। इसके बाद जीएम सरसों को बिना नियंत्रण खेती करने के लिए आपको मंजूरी दे दी जाएगी। तो यहाँ घटनाक्रम यही घटा है कि मंजूरी इस कमेटी ने दे दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो थी, उसने खाद्य फसल में आपको मंजूरी दे दी है कि हाँ, इसमें जीएम फसल उत्पादन किया जा सकता है, देश में इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। अब चलिए, इसके की पॉइंट हम लोग देखते हैं। जीएम फसल होता क्या है उसको पहले जानिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधों में डालकर एक नई प्रजाति विकसित की जाती है, तो उसे जीएम फसल कहा जाता है। उन फसलों को कहा जाता है और जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। अर्थात मान लीजिए एक्स कोई फसल है, कोई वाई और जेड कोई फसल है, तो इसके गुण एक्स में लाना है, जेड के गुण कुछ एक्स में लाना है, तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत मॉडिफाइड जीन को एक्स के जीन में संवर्धित किया जाता है। उसके बाद जो नया प्रजाति जन्म लेगा ना, वो आपको मान लीजिए X1 प्रजाति को जन्म लिया, उसे ही जीएम फसल या जीएम मॉडिफाइड फसल कहा जाता है। तो आप लोग इसे समझिएगा। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायग्राम बनाकर।
अपने की नोट्स में। चलिए, जीएम खाद्य फसल उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनमें जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर से इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवंशिक गुण समानता प्रजातियों के फसलों की उपज में वृद्धि, अर्थात गुण में जो होगा किस गुण को जीएम फसल में कन्वर्ट किया जाता है। अवगुण को तो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मान ली किसी नए गुण में लाना है, नई फसल लाना है, उसमें नए नए गुण को समाहित करना है मॉडिफाई फसल में, तो अच्छे जो गुण होंगे उसी को शामिल किया जाएगा ना। उसी में वृद्धि, जो तेज वृद्धि करता उनके गुण को, जीन को, उसको इस नए फसल में शामिल किया जाता है। खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, अर्थात जितने खरपतवार उसके प्रति वो बेहतर तरीके से काम करे, उस प्रकार के जीन को लाया जाएगा। रोग और सूखे के प्रतिरोध वाले गुण को इस जेनेटिक गुण फसल में शामिल किया जाएगा। इसमें पोषक सुधार के लिए संस्करण विधियां अपना के जेनेटिक मॉडिफाई की जाएगी, तो ये जीन फसल में आएगा। नए नए गुणों को समाहित किया। जो अन्य फसलों, मान ली किसी में वृद्धि, मान ली कोई फसल ऐसा है उसमें वृद्धि नहीं होती है, तो उस वृद्धि लाने के लिए एक नए जेनेटिक जीन को लाकर इसमें संवर्धित किया जाएगा। एक जीएम फसल, नई प्रजाति लाई जाएगी, उसे ही उपजाया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी गुण विशेष को नए प्रजातियों में शामिल करने की प्रक्रिया के बाद जो नया फसल प्रजाति उत्पन्न होगा ना, वही जीएम फसल कहलाएगा। सिंपल सा शब्दों में समझिए आप लोग। जीएम खाद्य पदार्थों का नुकसान यह है कि वे अपने परिवर्तित डीएनए के कारण एलर्जी का कारण बन सकती है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध बना सकती है, जो बहुत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर हानिकारक होता है। ये पहले अवधारणा हुआ करती थी, अभी भी है कि मान लीजिए जो हम खाद्य खाते हैं उसमें हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, और प्रतिरोधक क्षमता, जो एंटीबॉडी, जो प्रतिरोध है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है। तो खाद्य, मान लीजिए हम लोग गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, या दाल, किसी प्रकार का दाल हम खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में लंबे समय कार्यकाल से हम लोग उसका सेवन कर रहे हैं, तो शरीर उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे एडॉप्ट कर लेता है। पर जैसे ही नए डीएनए वाले जीएम फसल हम लोग लाएंगे, क्योंकि नवीन प्रजाति, क्योंकि नए डीएनए संस्करण की होंगी, तो ये एलर्जी के रूप में सरकार जो शरीर है वो प्रतिक्रिया देगी, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारक यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है, एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता है, इससे कहीं ना कहीं फिर हमें नुकसान होगा, यह भी माना जाता है। अब देखिए नोट यहाँ याद रखिएगा, चावल, जो जीएम चावल सबसे प्रसिद्ध किस्म की गोल्ड राइस है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन से कुछ डिस्प्यूट चला था, भारत ने जो गोल्डन राइस उसे सप्लाई कर रहा, निर्यात कर रहा था, तो उसने बोला कि आपने जीएम मॉडिफाई फसल को यूज़ किया है। तो इससे संबंधित विवाद था, पहले मैंने कभी इस पर नोट्स ग्रुप में शेयर किया है, आप उसे देख लीजिएगा। पर भारत ने इसमें बताया कि यह संवर्धित और संशोधित रूप से किया जा रहा है, यह मानक के आधार पर है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और गोल्डन राइस जो डेफोडिल्स और मक्का के पौधों से जीन सम्मिलित किए गए हैं, जिससे यह विटामिन ए में समृद्ध है। तो आपको पीटी में प्रश्न यह पूछा जा सकता है, गोल्डन राइस में किसके जीन आपको लिए गए हैं, तो डेफोडिल्स और मक्का के पौधों की जीन, जो विटामिन ए को बढ़ाता है। और गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए बहुत ही विख्यात है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में जीएम फसल क्या है, इसे आप लोग जानिए। भारत में केवल जीएम फसल, जो बीटी कपास को व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी गई है, अभी वर्तमान तक चल रहा है। अभी कमेटी इसकी सिफारिश की है सरसों के संदर्भ में, आगे क्या निर्णय आएगा, फाइनल डिसीजन क्या आएगा, देखने वाली बात होगी। नोट याद रखिएगा, देश में किसी भी खाद्य फसल के व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी गई है अभी तक, ठीक ना। अभी कमेटी ने सिफारिश की है सरकार से कि आप मंजूरी दे सकते हैं, जब तक सरकार अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेगी तब तक यही डाटा आपको काम देगा। अभी तक कोई व्यावसायिक खाद्य फसलों पर व्यावसायिक स्तर पर जीएम फसल के उत्पादन की मंजूरी नहीं मिली है। नोट याद रखिएगा, कम से कम 20 जीएम जो जेनेटिकल मॉडिफाई है फसल सीमित क्षेत्र में परीक्षण की अनुमति दी गई है। परीक्षण करने के लिए अनुमति दी गई है ताकि आप लोग आगे भविष्य में अगर कहीं ऐसा विकल्प आए तो उस पर काम जल्द से जल्द किया जा सके। इसमें जीएम चावल की किस्में शामिल है। कीड़े और बीमारी प्रतिरोध में सुधार करने के लिए इसमें किया गया जीएम चावल, साथ ही साथ संकर बीज उत्पादन के पोषण संबंधी वृद्धि भी इसमें शामिल किया गया। अब लाभ इसका क्या होगा यह जानिए आप लोग। यह बीज साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता वाले होंगे, तो इसलिए जेनेटिकल मॉडिफाई है, जो सबसे बेस्ट होगा उसी बीज को आपको
मार्केट में लाया जाता है उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है, इससे कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं दूर हो सकती है। फसल उत्पादन में बढ़ सकता है। मान लीजिए सूखा में कोई फसल ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, तो वैसे फसल को डेवलप किया जाए सूखा को भी झेल सके। बहुत से पानी लगने में बाढ़ आ जाता है बहुत से क्षेत्रों में, तो पानी जहाँ अधिक उपलब्ध है उन क्षेत्रों में ऐसे पौधे को डेवलप किया जाए जो पानी के अतिरिक्त जो पानी उसके दबाव को झेल सके, अर्थात बाढ़ में भी फसल उगाई जा सके। दलदली भूमि, तो जैसा हम लोग चाहेंगे वैसे जेनेटिक फसल का उत्पादन हम लोग कर सकेंगे, जिससे जीएम फसलें सूखा रोधी या बाढ़ रोधी होने के साथ कीट रोधी प्रतिरोधी भी हो, यह भी इस प्रकार के जेनेटिक मॉडिफाई करके हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं और फसल उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएम फसलों की विशेषता यह भी है कि अधिक उर्वरक होने के साथ साथ अधिक कीटनाशकों के साथ जरूरत भी नहीं होती है। देखिए, फसल उत्पादन में यह वृद्धि करता है, साथ ही साथ उर्वरक की मात्रा भी इसमें कम लगती है। सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि अतिरिक्त जो कीटनाशक है वो आपको इसमें उपयोग नहीं करना, क्योंकि पहले ही आपको इसमें मॉडिफाई करके चीज़ें दी जाएंगी। अब जीएम फसल की हानि क्या है, यह आप लोग को जानना चाहिए। भारत में इन फसलों के विरोध के कई कारण, जैसे जीएम फसलों की लागत अधिक होती है, तो लागत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फसल उत्पादन का। भारत में जो जोतों की संख्या है, जोतों की मात्रा, जोत जो कर रहे हैं कृषक, उसके जो आय का साधन वो बहुत कम है, इसलिए लागत सबसे बड़ा समस्या होगी। इसके लिए हर बार नया बीज आपको खरीदना होगा। अभी भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बीज भंडारण अपना स्वयं करते हैं, और बहुत से देशों में बहुत से राज्यों में देखने को मिला होगा अपना बीज भंडारण केंद्र भी स्थापित किया है पुराने बीजों का, तो यह बीज अपने नए तरीके का यूज नहीं कर पाएंगे। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एकाधिकार के कारण किसानों में महंगे बीज और कीटनाशक उसे खरीदने पड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ा समस्या यह भी एक देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि जब जेनेटिकल मॉडिफाई बीज आएगा तो ये कहीं ना कहीं इसके उत्पादन के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निजी कंपनियां इसमें आएगी, तो वो अपना रेट फिक्स करेगी, तो उच्च दाम पर चीज़ें वो सारे मुनाफे कमाना चाहेगी, तो इसलिए इसकी दाम जो होगा, महंगा बीज होगा, कीटनाशक, इसे खरीदने में आपको चीज़ें उभर कर सामने आएगी। इस समय हाइब्रिड बीजों पर जोर दिया जा रहा है। अधिकांश हाइब्रिड बीज चाहे जीएम हो या नहीं दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं होते, तो और अगर होते भी है तो पहली बार में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार के हाइब्रिड बीजों की समस्या के साथ यह भी देखने को मिला है, तो यह भी जेनेटिक फसलों में भी जीएम फसलों में भी देखने को मिल जाएगा कि हम एक बार ही उत्पादन किया जाए। इतनी लागत लगाने के बाद भी कृषक केवल एक बार ही उत्पादन कर सकता है। साथ ही साथ इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी हानिकारक माना जा रहा है, तो यह भी इसके विकल्प एक है नेगेटिव पॉइंट में। साथ ही भारत में इस प्रौद्योगिकी का विरोध करने वालों को कहना है क्या, हमारे देश में कृषि में काफ़ी अधिक जैव विविधता है जो जीएम प्रौद्योगिकी को अपनाने में खत्म हो जाएगी। जैव विविधता कहने का मतलब हम हर क्षेत्र में अलग अलग फसल प्रकृति देखते हैं, तो उसमें विविधता पाई जाती है। मान लीजिए जो आपको सरसों का फसल मान लीजिए जो पंजाब में किस में उगाया जाता है वो बिहार में नहीं होता है। सरसों तो दोनों होता है, पर इसकी प्रकृति, उसके नस्ल में परिवर्तन, जैसे गाय के नस्ल आप समझते होंगे ना, शेहवाल गाय दूध तो सभी देते हैं, पर नस्ल के आधार पर उसके उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे ही फसलों के उसके नस्ल के आधार पर आपको उसके उत्पादन की क्षमता, उसके पौष्टिकता स्तर, उसमें जो गुणवत्ता होगी वो अंतर हो जाता है। तो इस विविधता को भी यह समाप्त कर देगा, ऐसा इनका मानना है। वर्तमान संदर्भ समझिए इसका, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर को बीटी बैगन और एचटी हाइब्रिड जो कपास है, एचटी कपास के प्रसारण नियंत्रण के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। हालिया संदर्भ में घटना घटा है, वर्तमान संदर्भ देखिएगा, इसमें चीज़ें स्पष्ट। विवाद किन फसलों पर था, पहले तो बीटी कपास जो कि एक जीएम फसल हुआ करता था, शुरुआत में काफ़ी सफल किंतु विवादास्पद रही है। इसके फसल जो विविधताकरण है जिससे प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, बहुत से कपास की फसलें जो मूल प्रजातियां होती थी वो खराब हो रही है,
यहाँ तक समाप्ति की कगार पर आ गई है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होगी, समझने की ज़रूरत होगी। वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत, एक दशक बाद कपास के उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया, लेकिन इसी समय मूल्य निर्धारण और बौद्धिक संपदा के अधिकारों के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया था। तो वर्ल्ड में जो WTO संस्था है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर बौद्धिक संपदा और मूल्य निर्धारण के सदर में कुछ डिस्प्यूट चला गया, जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। और बीटी बैगन विकास के लिए 2005 में मेहिको याद रखिएगा, अमेरिकन कृषि बायोटेक कंपनी मोनसेंटो की भारतीय सहयोग कंपनी यह है, अर्थात भारत अमेरिका की कंपनी मोनसेंटो, उसी का एक भारतीय सहयोगी कंपनी मेहिको नाम से 2 विश्वविद्यालय के साथ समझौते किए, जिसके बाद विशेषज्ञ समिति ने जैव सुरक्षा और क्षेत्र परीक्षण अध्ययन के बाद बीटी जो भारत है, भारत में शीर्ष बायोटेक्नोलॉजी नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी 2009 में वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी दी, लेकिन बाद में भारी विरोध के बाद आपको सरकार ने इसके उत्पादन को स्थगित कर देने दिया। अर्थात बीटी बैगन के संदर्भ में 2009 में मंजूरी मिल चुका था खाद्य फसल, क्योंकि बैगन हम लोग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग भी करते हैं, पर 2009 के बाद बहुत विरोध हुआ, जिसे समाप्त कर दिया गया। पुनः सरसों में यह तकनीक अपनाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या आता उभर कर हम लोग देखते हैं, समझते हैं, आगे जब अपडेट आएगा देखेंगे। एक देखिए, कल के ही न्यूज़ में भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीरें छपे। केजरीवाल जो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया। देखिए, एक नज़र से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है कि हम उन विरासतों को डेवलप करें जो हमारे जो धर्म ग्रंथों में दिया गया है, या जैसी मान्यताएं हैं उसको विश्वास करने के लिए। इन्होंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वहाँ गणेश जी की तस्वीर उनके मुद्राओं पर है, तो वहाँ कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। पर इन्होंने भूल गया, ये मुख्यमंत्री के तौर पर ये भूल गए हैं कि इंडोनेशिया का मुस्लिम और भारतीय मुस्लिम के आचरण, व्यवहार और सहचरण के स्तर में, प्रकृति में अंतर है। इंडोनेशिया का मुस्लिम अपने पूर्वजों के तौर पर हिंदुओं को मानता है और उसे अपनाता भी है, उसे अपने सहचर्य जीवन में शामिल भी करता है। पर भारतीय मुस्लिम पूर्ववर्ती हिंदू होकर भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। वो इस्लाम को, जो अरब में इस्लाम जन्म लिया था, उनके संदर्भ को अधिक बल देते हैं। तो ये समझना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कॉन्सेप्ट का यही आ सकता है कि क्या लोग, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, और वर्गों में तो चीज़ें चलिए एडजस्ट हो जाएगी, पर यहाँ पर जो विचारधारा अरब में इस्लाम के संदर्भ में जो विचारधारा पनप के भारत में आया, क्या उसमें बदलाव करने की स्थिति में है यहाँ के मुस्लिम? तो जाके यह कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इंडोनेशिया के मुस्लिम के संदर्भ में बातें जो की जाती है, उसका उदाहरण उसके एक एस्पेक्ट को ले लिया गया है, उसके मूल प्रकृति को नहीं समझा जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे देश में जो विविधता है, जहाँ भाईचारे हैं, वहाँ के इस कॉन्सेप्ट को लेकर कहीं न कहीं और भी दूसरा दुराभास आएगा। लोग अल्पसंख्यक अपने आप को हर तरीके से प्रताड़ित समझ रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं ये कदम उठा देना, उनको यह लगेगा कि उनके आस्था के साथ भी कहीं न कहीं चीज़ें सरकार विरोधी काम की जा रही है। तो मेरा यह मानना है, पर्सनल यह मानना है कि देखिए, अगर मुस्लिम वर्ग, देखिए ये कदम गलत नहीं है, राय भी गलत नहीं है, पर राय का आचरण और अनुपालन कराने की पद्धति जो होना सही होना चाहिए। अब इसके लिए 2 कदम कराए जा सकते, 2 कदम उठाए जा सकते। एक कमेटी, मुस्लिमों की कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, बहुत से एजेंसियों के प्रतिनिधि, और जो मुस्लिम वर्ग, जो बहुल वर्ग जो रखते हैं भूमिका, वहाँ पर जहाँ इनका अच्छी पकड़ है, उन लोगों को भी इस कमेटी में शामिल करना चाहिए, एक बहुस्तरीय समिति। अगर वो अपने समुदाय से एक जनरल राय लेकर आते हैं कि हाँ इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो ज़रूर राजी किया जा सकता है, इसको लागू किया जा सकता है।
एक है कि सिरे से केंद्र सरकार इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आंतरिक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसे नकार सकती है। दो तरीके अपनाए जा सकते हैं, पर एक कदम जरूर उठाना चाहिए, ऐसे कमेटी बैठानी चाहिए कि जिस पर लोगों के राय जरूर जाननी चाहिए, इस खास वर्ग के लोगों के। क्योंकि देखिए बातें हैं ना, अंदर बहुत सी चीज़ें इन लोगों में भी होती है जो समाज के समान धारा में नहीं आती। बहुत से ऐसे लोग मुस्लिम वर्ग में जो इस कदम को आपको बढ़ावा दे। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था ना, किसी मुस्लिम घर में मैंने दिए जलते हुए देखे थे, जो अपने ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था। इससे पहले मैंने नहीं देखा था। अभी मेरी उम्र जितनी हो रही, उससे पहले मैंने मुस्लिम घरों में जलता हुआ दिया नहीं, हो सकता है उस दिन मैं बाहर उस समय नहीं निकला हूँ तो नहीं देखा हूँगा, पर मैंने पहली बार देखा था। तो मेरा यह मानना है कि ऐसे विचार वाले लोग भी होंगे। बहुत जगह मैंने छठ पूजा करते हुए मुस्लिमों को देखा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू रीति रिवाज को अगर कोई पालन कर रहा है तो इसका मतलब वो इस्लाम को छोड़ रहा है या इस्लाम की पद्धति को छोड़ दे रहा है। यह सहचार्य जीवन, सहभागिता वाले जीवन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किए जा सकते हैं कदम। बहुत से हिंदू विचारधारा के लोग मुस्लिमों के जो पर्व होते हैं, जो जैसे मान लीजिए ईद में ईदी होता है, उसमें सब बहुत से जो रोज़ा रखे जाते हैं करवाए। यहाँ तक कि मैं जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक मुस्लिम टीचर से हुई थी, उनको ईद के दौरान रोज़ा घर में रखा जाता था। शाम को इफ्तार, उनको पार्टी जो इफ्तार होता था वो दिया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हिंदू वर्ग के लोग मुस्लिम वर्ग के चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं, उसके रीति रिवाज को बढ़ावा नहीं देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस्लाम के लोग जो हिंदू रीति रिवाज को बढ़ावा नहीं देते। यहाँ तक कि आपको अभी कांवड़ यात्रा चलती है, और देवघर हो या किसी भी शिव मंदिर में जहाँ कांवड़ यात्रा चलाई जाती है, वहाँ पर रास्तों में देखते होंगे मुस्लिम वर्ग के बहुत से लोग एक वेलफेयर वर्क करते हैं। तो देखिए बहुत से लोगों में है ना इस प्रकार की भावनाएं हैं कि सहचर्य जीवन जी सके, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिकरण के कारण कुछ कट्टरपंथा बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे पंथ है, कुछ ऐसे धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण सारा जो समतुल्य जीवन है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो एक कदम कमेटी के तौर पर बना के राय ली जा सकती है, और ये इसके संदर्भ में फ्यूचर में देखेंगे इसके एस्पेक्ट क्या है। अभी तो राजनीतिकरण इसका होगा ना, आजकल में राजनीतिकरण हो रहा होगा और भी राजनीतिकरण होगा, उसको सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा, बहुत सी चीज़ें की जाएगी, पर मूल रंग से जो हमारे भारत की विविधता है, जो विश्व में एकल है, वो उसका मूल है। इस पर देखिए बहुत से वर्गों की चीज़ें उभर कर आएंगी, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल वर्जन का कोई भी मोबाइल है, आप लोग डाउनलोड करके ऐप देख सकते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। जो पैकेज दिया गया 31 अक्टूबर तक का लास्ट डेट है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए जो भी इच्छुक है। यूपीएससी की क्लासेज और 68 बीपीएससी की क्लासेज जल्द ही यूपीपीसीएस की भी स्टार्ट होगी, तो आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। देखिए, भारत ने रूस को दी परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने की सीख। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह फ़ोन पर रूसी समकक्ष जो रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बात की है और उनको इनके द्वारा की गई। देखिए अभी ऐसा दौर चल रहा है विश्व में कि लग रहा है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो जाएगा, वो यूक्रेन हो, रूस हो, या तो यूरोपियन कंट्री या अरब जो भी पश्चिमी देश के लोग हैं, देश हैं, वो उनको लग रहा है कि परमाणु हथियार के हमले हो जाएंगे, ऐसे आसार हो रहे। उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री अगर ये बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने के लिए चीज़ें फील्ड तैयार कर रहे हैं, तो ये भारत की भूमिका को दर्शाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की किस तरीके का नीति अपनाते हैं। और जो आग्रह है, रूस अगर ये बात मान जाता है तो भारत बहुत सशक्त रूप से उभरेगा विदेश नीति के संदर्भ में। तो चीज़ें देखिए यही है कि आने वाले समय में दशा निर्धारित होगा, जब अंत इसका होगा, जब कुछ समझौता होगा रूस और यूक्रेन के संदर्भ में, जो एस्पेक्ट उभर कर आएंगे सामने, उसमें हम लोग लास्ट एक बार वीडियो क्लासेस कर लेंगे खबर। तब तक हम लोग स्मार्ट टीवी में भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तब तक हम लोग स्मार्ट टीवी में आ जाएंगे, तो तब तक और भी बेहतर तरीके से मैं इसका आकलन करूँगा। चलिए अब देखिए, एक मंत्री सम्मेलन हो रहा है, पीटी ओरिएंट है, इस पर कल जो बैठक आज होगी, उसके बाद जो निर्णय होंगे ना, उस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे।
आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर राज्यों में गृह मंत्रियों संग शाह का चिंतन होगा। शाह जो अमित शाह है उनका चिंतन बैठक आज होगा। यह बैठक फरीदाबाद में होगा। देखिए यहाँ पर तो जूम कर दूँ मैं मोटा भाई जी को, इनको मोटा भाई जी कहा जाता है। गुजरात में बड़े भैया को मोटा भाई कहा जाता है, इसलिए आप लोग बुरा नहीं समझिएगा। मोटा भाई जी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं गृह क्षेत्र में। तो देखिए अगले 25 वर्षों के लिए आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के फरीदाबाद में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन करेंगे। आंतरिक सुरक्षा को लेकर पहली बार चिंतन शिविर स्थापित किया गया जो अगले 25 वर्षों के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए रोड मैप तैयार करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा बैठक, और इसमें अंतिम दिन जो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम जी भी संबोधित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इस पर जब भी जो चीज़ें उभर कर आएगी हम लोग देखेंगे। देखिए इस न्यूज़ पर आज 27 है, तो कल 28 और आपको 29 को इसका बैठक होने वाला है। कहाँ गया जी, इधर ही था, मैंने इस पर पहले भी आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ, बस डेट मैं देख रहा हूँ कहाँ गया। हाँ देखिए यहाँ डेट दिया हुआ है 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर मुंबई में होगा इसकी बैठक, और 29 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी जो पीटी ओरिएंट है। आप लोग को ध्यान रखना, आतंकवादियों की नई चुनौतियों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक है, आतंक विरोधी जो कमेटी है, आतंक के खिलाफ गठित कमेटी जिसे CTC कहा जाता है, उसकी बैठक आपको 28 और 29 को होने वाली है। और इस पर मैंने 14 अक्टूबर को न्यूज़ एनालिसिस किया है, ध्यान रखिएगा, उस न्यूज़ को जाकर देखिएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इस न्यूज़ को उसके साथ टैली कर लीजिएगा। कल और 29 परसों का जो न्यूज़ होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस संदर्भ में, तो हम लोग उस दिन भी चर्चा कर लेंगे। पेपर में बहुत अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे प्राप्त करने के लिए ऐप पर आप लोग को एक सेगमेंट बना हुआ है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप पर ही चीज़ें अवेलेबल होंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि ऐप पर आपको फैसिलिटी दी गई है। पहली बार यह बैठक होगी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद खिलाफ जो गठित समिति है उसकी पहली बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें बहुत से मुद्दों को रेखांकित किया गया। मैंने पहले भी 14 अक्टूबर के वीडियो में चर्चा किया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया ना, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी कवर कर दूँ। लेट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग और भी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती हैं, इसलिए चलिए फिर मॉर्निंग में आएगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो आप नहीं कर पाते आपके। देखिए ये आर्टिकल आज आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मातृभाषा के खिलती शिक्षा की राहें, खुलती हुई शिक्षा की राहें हैं, उसके संदर्भ में अमित शाह जो है गृह मंत्री है, इसलिए मैं बोल रहा था मोटा भाई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यह देखिए किस रूप से अपने लेख के संदर्भ में चीज़ें लेकर आए हैं। तो कुछ बातें इन्होंने कहा, जैसे मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई हिंदी मेडिकल शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए हाल में। राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय भाषाओं में पढ़े विज्ञानी और विशेषज्ञ देश के सच्चे सेवक होंगे, और वे विदेशी नहीं बल्कि आम जनता की भाषा बोलेंगे। यह सबसे बड़ा मार्मिक है, चीज़ें होनी समझनी चाहिए कि जो मातृभाषा के संदर्भ में उभर कर जो लोग आते हैं ना, अब भारत में ही विविधता के कारण हिंदी भाषी राज्य जो है वो इसका समर्थन करते हैं, जबकि जो हिंदी भाषी स्टेट नहीं है वो इसका विरोध करते हैं। कारण इसका क्या है, आप जर्मनी में जाइए ना तो केवल जर्मन लोग ही बोलना पसंद करते हैं। आप अंग्रेजी लोग बोलना जानते हैं पर आपको जर्मन बोलेंगे। इसी प्रकार इटली में जाते इटालियन बोलते, या किसी और देश में जाइए वहाँ मातृभाषा का समर्थन करते हैं लोग। तो ये देखिए, और जो देश मातृभाषा का समर्थन इज्जत करता है वो देश आंतरिक रूप से सशक्त होता है, क्योंकि लोगों को बेहतर समझाने का जरिया उसके मातृभाषा से होता है। इसलिए इस पर बातें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, पहले भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो चीज़ें दी गई है वो भी आपको कवर करना है, देखना है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। 8 भाषाओं में अभी मिल रहा है, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी, असमिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रयास हो रहा है। नीट और यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षा में 12 भाषाओं देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के कुछ कदम उठाए गए जो आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए ये भी आप आज का जो मौलिक अधिकार पढ़ाया गया ना आपको, जो क्लास अभी अपलोड हो जाएगा इस दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के बाद वो क्लास अपलोड हो जाएगा, तो
तो उसमें आप लोग देखिएगा मौलिक अधिकार में कानून सर्वोच्चता कानून बनाने का अधिकार, संसद बनाम विधायिका का विवाद क्या था, संसद बनाम कार्यपालिका का विवाद क्या, कार्यपालिका बनाम विधायिका का विवाद क्या, उस पर चर्चा किया गया है। तो आप उसी के संदर्भ में आर्टिकल यह है, क्या कानून बनाने में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है संसद को। तो यह कॉन्सेप्ट लेकर आया है यह आर्टिकल, जिसमें यह बात बोला गया कि क्या न्यायपालिका निर्देश दे सकती है कानून बनाने के लिए संसद को। तो इसके संदर्भ में बहुत सी बातें की गई, मैंने इस पर पहले भी बहुत बार दफ़ा चर्चा कर चुका हूँ। जो अंडरलाइन आप लोगों को किया गया उसे एक बार देख लीजिएगा। आपको समान नागरिक संहिता के संदर्भ में चर्चा कर चुका, उसमें न्यायपालिका और विधायिका की क्या शक्तियाँ, क्या सीमा है, सभी पर चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 75(3) की चर्चा मैंने पहले भी कहा, या ब्रिटेन से प्रेरित संविधान के अनुच्छेद 75(3) यह स्पष्ट उल्लेख किया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसी कारण यहाँ संसद के कानून बनाने के सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित है। दूसरी ओर भारत का संविधान संशोधन समतामूलक आवश्यकता अनुसार वितरण का जो लक्ष्य रखता है उसके संदर्भित प्रभावित होता है। साथ ही आर्टिकल 50 की चर्चा की गई, 121(22) की चर्चा की गई। 121 में यह उल्लेख है कि जब तक किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब तक उसके आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। अर्थात न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो संतुलन और संबंध का जो टॉपिक है उस पर आज ये आर्टिकल चर्चा करता है। हालांकि मैंने मौलिक अधिकार में अब प्रस्तावना के संदर्भ में इसकी चर्चा की थी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाए। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो मौलिक अधिकार के जो क्लास अपलोड हो रहे हैं ना, वो उसे ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि किसी टॉपिक का नवीन एस्पेक्ट वर्तमान में कैसे यूज हो रहा है। ऐसे ही नहीं कि मैं केवल एन लक्ष्मीकांत को लिया, उनके शब्दों को उसके अपने शब्दों में पिरो के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, बिल्कुल ही नहीं। उसके नवीन एस्पेक्ट जो अब उभर रहे हैं उसको टैली करते हुए चीज़ों को बताया हूँ कि कैसे मौलिक अधिकार के नवीन स्वरूप बदले हैं। तो आप उसे जरूर देखिए, उसी में आपको यह भी टॉपिक शामिल है। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही, फिर कल हम लोग नए एक न्यूज़ एनालिसिस के आएंगे और उम्मीद करूंगा कल जल्द पेपर आएगा तो जल्द ही आ जाएगा। देखिए अभी कुछ एरर चल रहा है सिस्टम में, तो इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाया पीडीएफ, क्योंकि दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस जो कराना है बिना पीडीएफ का चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और पेपर लेकर फिर उसके स्क्रीनशॉट बना के पीडीएफ बनाना बहुत रफ काम होता है, बहुत टफ है। तो इसीलिए आप लोग चीज़ों को समझिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर कल नहीं मिलते हैं।